हाँ जी, सो हाय एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? क्या हालचाल? कल हम लोगों ने सरफेस केमिस्ट्री पढ़ा था और उसको एंड किया था। आई होप आप लोगों ने अपनी साइड से उसको पूरा कर लिया। कितने लोगों ने कर लिया है सही में? सरफेस के क्वेश्चंस ट्राई किए थे आपने? पीवाईक्यूज ट्राई किए थे? हो रहे हैं आपसे? हाँ जी, बताइए जल्दी जल्दी। मोनिका, पूनम, सुप्रिया, पहाड़न, सभी लोग बताओ भाई। प्रियांशी, दीपक। सरफेस केमिस्ट्री आपने खत्म किया अपनी साइड से? आपकी साइड से हो गया? डन हो गया? पूरा तो नहीं हुआ होगा ना, कल से आज तक में आपको एक ही दिन मिला है। बाकी चीजें भी पढ़नी होती है हमें। क्वेश्चंस किए, पीवाईक्यूज किए, थोड़े बहुत किए कुछ? सही लग रहा है? कोई सवाल ट्राई किया आपने जो हाँ लगा हो कि जो पढ़ा है वैसा ही है? जो हम पढ़ रहे हैं उसी में से प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। बोलो भाई। प्रिया और मोनिका का आया डन। क्या बात। चलो, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जो कि है नेचुरल प्रोडक्ट्स, है ना? हेडिंग आपको दिख रही होगी। एक नया टॉपिक है, दैट इज नेचुरल प्रोडक्ट। देखो, वैसे तो ऑनेस्टली ये टॉपिक अपने आप में बहुत अजीब है ना? इससे क्या आ जाए वो नहीं पता, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में बहुत वास्ट भी है कि इस पे अकेली इनकी बुक्स है नेचुरल प्रोडक्ट्स की, या आपने एमएससी में पढ़ के देखा होगा कि इसमें बहुत कुछ होता है ना? तो वैसे तो ये टॉपिक बहुत ही बड़ा है देखा जाए तो, और कुछ भी पूछ सकते हैं, अनप्रिडिक्टेबल है ना? क्यों? इसका रीजन ये है कि बहुत बड़ा सा कोई जाइंट सा मॉलिक्यूल देके मैं उसकी नेमिंग पूछ लूं, या कुछ ऐसी बातें पूछ लूं जो शायद आपने उसको देखा ही ना, और देखा हो तो याद ही ना हो सकता है। तो ये टॉपिक बिल्कुल सच है कि ये अनप्रिडिक्टेबल सा टॉपिक होता है जिसका नहीं पता कि क्या आ जाए। लेकिन एक बात फिर श्योर है कि नेट में, क्योंकि आपके पास में चॉइस बहुत अच्छी आती है कि सेक्शन सी से 60 क्वेश्चन में से 25 ही करने होंगे, बी में से भी चॉइस आती है ना? तो जहाँ चॉइस है ना, वहाँ कुछ इसके टॉपिक्स ऐसे आते हैं जो स्किप ही करने होते हैं, जो आपसे भी नहीं होते, जो हमसे भी नहीं होते, जो बिल्कुल ऑथेंटिक बुक्स के बड़े बड़े से मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं उनके बारे में कुछ उठा के दे दिया ऐसा। तो वो तो कोई भी नहीं प्रिडिक्ट कर सकता, है ना? बहुत ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन कुछ पोर्शन ऐसा है जो पढ़ा जा सकता है। मतलब आप मान लो कि अगर ये 100% है तो उसमें से कुछ परसेंटेज ऐसी है जो फिक्स्ड है, या फिर जैसे बोलो जिसको आप पढ़ सकते हो, जो जिसको रटना नहीं पड़ेगा, है ना? जो कुछ ऐसा होगा कि हाँ पढ़ रहे हैं हम। बाकी तो ऐसा है कि भाई कुछ भी आ जाए, समझ गए? तो कुछ ऐसी परसेंट है जो पढ़ाई जा सकती है, वो परसेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, है ना? और देखो क्या है, और देखो इसमें कुछ टॉपिक्स क्या क्या आपको पढ़ने होंगे। जैसे नेचुरल प्रोडक्ट्स में, ऑब्वियसली वो ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वो ऑर्गेनिक के कंपाउंड्स हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर में कैसे एग्जिस्ट करते हैं? हो सकता है अमीनो एसिड्स के फॉर्म में हो, तो अमीनो एसिड्स भी इन्हीं का ही टॉपिक होता है इसी चैप्टर का। डन। दूसरी बात, हो सकता है नेचर में एग्जिस्ट करते हैं तो वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, है ना? तो ये भी इसी का टॉपिक है कि ग्लूकोज, सुक्रोज, और नेचर में जो भी एग्जिस्ट करता है जैसे भी, है ना, लेक्टोज, माल्टोज, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाते हैं। डन। तीसरा क्या हो सकता है? टर्पिन्स एंड टर्पिनॉइड्स करके आपका टॉपिक आता है, जिसमें हम इन्हीं की बात करते हैं, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स की। लेकिन टर्पीन्स और टर्पिनॉइड, इनकी क्या प्रैक्टिकल विजिबिलिटी है कि आपको कोई भी ऐसा टर्पिन बोलूं या टर्पिनॉइड बोलूं, मेंथॉल, जो आपने देखा भी हो, है ना, कि नेचर में हम देखते हैं कि एग्जिस्ट करता है और उसके अलग अलग यूसेज हैं, ऐसी चीजें हैं। लेकिन इनकी स्टडी बहुत वास्ट है। तो अब मैं आपको ये नहीं पढ़ाऊंगी कि कितने टर्पीन्स हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशन है। ऐसे पढ़ाने लगी तो बहुत कुछ हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी कि टर्पीन क्या होता है और उसमें से क्वेश्चन कैसा आता है। तो हमें थोड़ा सा एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना है, थियोरटिकल चीजें नहीं पढ़नी, है ना? ये ध्यान देना है कि हमारे एग्जाम में क्या पूछा जाए इस टॉपिक से, हमें वो पढ़ना है। ऐसे तो ये टॉपिक अनगिनत है फिर, ठीक है, इन्फिनाइट है वो। चलो, तो टर्पीन्स एंड टर्पिनॉइड ये हो गया, अमीनो एसिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स, या फिर कभी कभी क्वेश्चन आता है प्रोटीन्स पे, है ना? प्रोटीन्स पे, या फिर न्यूक्लिक एसिड भी इन्हीं का ही टाइप है ना?
न्यूक्लिक एसिड से आरएनए, डीएनए, इनके बारे में सवाल आते हैं अगर, तो वो भी इसी का ही टॉपिक है। स्टीरियोइड्स आपने सुना होगा, वो भी इसी का ही टॉपिक है। तो ये जो भी अजीब से टॉपिक्स है ना, वो सब यही क्लासिफाई हैं। इनमें से हम क्या पढ़ पाते हैं? अमीनो एसिड्स के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेसिक जानकारी, टर्पीन्स, टर्पिनॉइड, और प्रोटीन्स के बारे में तो इतना नहीं। न्यूक्लिक एसिड का डीएनए, आरएनए वाली इन्फॉर्मेशन जो भी है, क्वेश्चन जैसे बन सकते हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगी, ठीक है। ऐसे तो जो आपको याद है पुरानी क्लासेस में आपने पढ़ा था केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, है ना, कभी पढ़ा था, बीएससी में भी आया था कहीं ना कहीं, उससे पहले वाली क्लास में भी आता था। आपसे पूछ लूं 4 में ऐसे कोई भी ड्रग मॉलिक्यूल्स देके कि बताओ इनमें से एंटासिड कौन सा है, एंटीबायोटिक कौन से है, तो अब ये क्या पढ़ाया जाए क्या? ये तो जनरल बेसिस पे हो जाता है सवाल, तो ऐसी चीजों को फिर पढ़ाते नहीं है, समझ रहे हो। तो ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, एक मॉलिक्यूल देके बोल दें कि इसका इन्फ्लेमेटरी एक्शन है, कि इसका कौन सा एक्शन है, ऐसे तो आता होगा तो कर देंगे, नहीं आता होगा तो उसको पढ़ा नहीं सकते, वो जीके से ही होगा। तो ऐसे क्वेश्चन में आप रिस्क नहीं ले सकते अनटिल अनलेस आप जनरल नॉलेज आपको हो ना, अगर है तो सीधे कर लो, नहीं है तो स्किप करो, ये होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा स्मार्ट होकर हमें चलना पड़ेगा कि भाई किस क्वेश्चन को करना है और किसको देखते ही हटाना है, समझ गए। तो ये बात है। अब मैं स्टार्ट करूंगी आपको सबसे फर्स्ट अमीनो एसिड से। तो टॉपिक होने वाला है अमीनो एसिड, है ना, अमीनो एसिड्स, ये आपका टॉपिक है। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, दैट इज अमीनो एसिड्स, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ देखो एक आ रहा है कि मैम कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर याद रखने में ही 4th सेमेस्टर बीत गया, है ना। हाँ वही चीज है। अब उसका स्ट्रक्चर आपसे पूछ ले कि बताओ स्ट्रक्चर देख के कि इसमें मेरे को अब तो क्वेश्चन भी नहीं पता, उसका स्ट्रक्चर ही नहीं मुझे याद, मैं क्वेश्चन क्या बनाऊं, तो उससे आपसे कुछ भी पूछ ले कि बताओ इसका क्या है क्या नहीं, तो अब स्ट्रक्चर नहीं याद तो कहाँ मैं उसका आंसर करूं, समझ रहे हो। तो ऐसी चीजें मैं भी नहीं कर सकती तो आप भी नहीं कर सकते, ये कोई नहीं कर सकता। जिसने कभी रटा होगा इतना तगड़ा, जिसको याद है वही कर सकता है, वरना नहीं, समझ गए। मेरी तो जीके भी नहीं अच्छी, हाँ मेरी भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक ठीक ही है, बस चल रहा है काम। क्या ये जून बैच का न्यू क्लास है? हाँ हाँ, चलो बड़े आगे, जून का नहीं है ये भाई, दिसंबर का है ये, अभी अभी दिसंबर की क्लास के लिए है ये। चलो बढ़ते आगे। तो क्या पढ़ रहे थे हम? अमीनो एसिड्स, राइट। अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताती हूँ कि इसमें एक COH होता है, ठीक है, एक इसमें अमीनो ग्रुप है ना, ये NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है, बाकी कुछ भी हो सकता है। ये कार्बन कायरल भी हो सकता है और नहीं भी, मतलब हो सकता है कि H यहाँ हो, H यहाँ हो, तो बोल देंगे कि यह कायरल मॉलिक्यूल है। हो सकता है ऐसे हो कि कोई भी CH3, कोई भी कार्बन पार्ट है ना, इथाइल, प्रोपाइल, वॉट ये सारे कोई लगे हो, और इधर हाइड्रोजन लगाओ, इधर COH, इधर NH2 हो। अब ये दो तो बदलते रहेंगे, देखो इधर और इधर की वैलेंसी तो चेंज होती रहेगी। जो चीज फिक्स्ड है वो ये है कि COOH और NH2 तो होगा ही होगा, बाकी बदलता रहेगा, डन। तो हमने बोला अभी इसके बिहाफ पे मैं आपको बता रही हूँ कि ये 2 वैलेंसी वेरिएबल है, ये 2 वैलेंसी फिक्स्ड है, जो कि एसिडिक पार्ट कहलाता है, ये वाला एसिडिक पार्ट कहलाता है, और ये वाला अमीनो एसिड का बेसिक पार्ट कहलाता है, ये बेसिक पार्ट। वाई एसिडिक वाई बेसिक, आपको एक बात पता है कि एसिड कौन होते हैं? जो H+ रिलीज करते हैं, है ना, और ये बेसिक कौन होते हैं? जो H+ एक्सेप्ट करते हैं, डन। अगर मैं आपको बोलूं कि अमीनो एसिड एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, दैट मीन्स इसने ये H रिलीज कर दिया होगा। आपको बोलें कि ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, इट मीन्स H एक्सेप्ट कर लिया होगा। अब हो भी सकता है और नहीं भी कि ये ही H हटा और यही इसने एक्सेप्ट कर लिया, पॉसिबल है ना। इट मीन्स अगर ऐसा ही हुआ हो कि भाई यही H हटा हो और यही इसने एक्सेप्ट कर लिया हो, दैट इज COO-, ये वैलेंसी कुछ भी है, और यहाँ पे आ गया NH2 NH3 पॉजिटिव, डन, ऐसा आ गया। तो ये इसकी आयनिक फॉर्म कहलाती है, कि आपका जो अमीनो एसिड है वो अपनी आयनिक फॉर्म में है, और उसी को, उस आयन को ही हम कहते हैं ज्विटर आयन, डन। तो उसको आगे जाके हम पढ़ेंगे, ज्विटर आयन कहलाता है ये ज्विटर आयन होता है, इट मीन्स आयनिक फॉर्म ऑफ योर अमीनो एसिड। ये कैसे हुआ कि इसका H हटा, इसने NH2 ने एक्सेप्ट कर लिया, डन, समझ गए। ऐसी चीज होती है जो अभी आगे बताऊंगी आपको। एक बात तो ये है ना, एक सेकेंड, एक डाउट आ रहा है कि क्लासेस ऐप पे अवेलेबल रहेगी या डिलीट हो जाएंगी। देखो इसकी सीधी बात है कि बैच की वैलिडिटी तक, आपको पता होगा, नहीं पता तो चेक कर लो आप, जब तक भी आपके बैच की वैलिडिटी है तब तक आपको क्लासेस दिखेंगी, है ना, और जब वैलिडिटी ओवर हो जाएगी उसके बाद नहीं दिखेंगी। तो वैलिडिटी आप चेक कर लो एक बार, ठीक है,
कर लेना एक बार बाद में चेक कि क्या वैलिडिटी है बैच की, उस पर आपको मेंशन है सब, ठीक है। चलो बढ़ती हूँ आगे। तो ये एसिडिक पार्ट है, ये बेसिक पार्ट है, ऐसे बेसिक बिहेवियर या एसिडिक बिहेवियर शो होता है। अब मैं आपको एक बात बोलती हूँ, चलो ये तो क्लियर है, अगर एक ही एसिड है एक ही बेस है तो क्या है, न्यूट्रल। एक ही एसिड है एक ही बेस है, न्यूट्रल है, डन। अब मैं आपको अगर ऐसे बोलूं कि कोई अमीनो एसिड मेरे पास ऐसे वाला है जिसमें COOH है, डन है, ये पार्ट ऐसे प्रेजेंट है, इधर COOH है, इधर R पार्ट है, इधर NH2 है, लेट से कि ऐसा है, तब क्या होगा कि ना, अगर ऐसा पार्ट है इट मींस दो दो COOH ग्रुप प्रेजेंट है तो ये काफी अच्छा एसिड कहलाएगा। दोनों इक्वल अमाउंट में थे तो न्यूट्रल था, डन। आयनिक फॉर्म थोड़ी थी, न्यूट्रल था वैसे भी। और वैसे न्यूट्रल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जितना एसिडिक उतना ही बेसिक, तो न्यूट्रल था, डन। अब क्या हुआ, अगर एसिडिक पार्ट ज्यादा है तो ये कहलाएगा एसिडिक अमीनो एसिड, डन। अगर NH2 वाला पोर्शन ज्यादा होगा तो ये कहलाएगा बेसिक अमीनो एसिड। मतलब यहाँ एसिडिटी और बेसिसिटी आपके H प्लस और OH माइनस से डिसाइड नहीं हो रही, यहाँ डिसाइड किससे हो रही है, ये अमीनो एसिड कब एसिडिक है, जब एसिड पार्ट ज्यादा है। ये कब बेसिक है, जब बेसिक पार्ट ज्यादा है, समझ गए, है ना। इसी के बेसिस पे इसके बहुत सारे क्लासिफिकेशन है कि अमीनो एसिड कौन से होते हैं, कितने कितने टाइप के होते हैं। अब देखो, जैसे मैंने आपको पहले एक बात बोली थी ना कि टर्पीन्स का ऐसे तो बहुत सारा क्लासिफिकेशन होगा, हम क्या क्या पढ़े, है ना, इसलिए हम नहीं पढ़ते, लेकिन ये काम की चीज है, क्योंकि अमीनो एसिड्स तो बेसिक चीजें हैं ना, बेसिक पार्ट है, तो इसका क्लासिफिकेशन तो जरूरी है। एक इसका और एक कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो इनका क्लासिफिकेशन हम कैसे करते हैं, इनकी कितनी कितनी कैटेगरी हो सकती है, तो हम बोलेंगे COOH NH2, इधर HO और इधर भी HO, सबसे बेसिक यही हो सकता है। इससे बड़ा क्या होगा, इधर RO, उससे बड़ा इधर भी RO, हाँ चलता रहेगा। इट मीन्स ये सबसे बेसिक है कि दोनों तरफ H और H है, और ये कैसा है, कहना ये अकायरल है ना, ये अकायरल अमीनो एसिड है, क्योंकि दो वैलेंसी सेम हो गई, डन। इसका नेम क्या है, इसका नेम आता है ग्लाइसिन, है ना, इसका नेम आता है ग्लाइसिन। तो ग्लाइसिन एक अकायरल अमीनो एसिड है और सबसे छोटी सबसे बेसिक यूनिट है अमीनो एसिड की। ऐसे तो बहुत सारे हैं लेकिन उनमें सबसे छोटा वाला यही है, ठीक है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट बढ़े, चले आगे। चलो अब देखना, ये हुई आपकी एक बात कि सबसे छोटा अमीनो एसिड है दैट इज ग्लाइसिन, ठीक है। ग्लाइसिन के बाद की क्लासिफिकेशन समझना, देखो ग्लाइसिन के बाद के जितने भी मेंबर्स हैं सब कायरल है। जैसे यहाँ H है, ठीक है, ये H और ये NH2, ये तो ग्लाइसिन हो गया, है ना, ये तो हो गया ग्लाइसिन। इससे एक बड़ा मेंबर कौन सा है, COOH हो गया, यहाँ NH2 हो गया, डन। इधर मैंने बना दिया CH3 और यहाँ बना दिया H, एक वैलेंसी की जगह मैंने R लगा दिया, इसको कहते हो आप एलानिन, है ना, ये चीज कहलाती है एलानिन। एलानिन कैसा है, कायरल है क्या, कायरल है, तो बोलोगे आप कायरल अमीनो एसिड है। रीजन इज की चारों वैलेंसीज उसकी डिफरेंट है, तो बोलना ये कैसा है, कायरल अमीनो एसिड। मतलब एक स्टेटमेंट आता है कि ऑल अमीनो एसिड आर अकायरल इन नेचर, सॉरी ऑल अमीनो एसिड आर कायरल इन नेचर, तो बोलना गलत है, क्योंकि उनमें से ग्लाइसिन है विच इज अकायरल, डन। ऑल तो नहीं कह सकते, ऑल वाली चीज नहीं चल सकती, क्योंकि एक ये आता है जो कैसा है, अकायरल, डन। बढ़ते हैं आगे। एक इंपॉर्टेंट बात और बताती हूँ आपको, यहाँ पे इधर आओ। कभी कभी क्या होता है, हमेशा हमें आदत होती है फिशर में देखने की, कि जैसा दिख रहा है ना इस तरीके से, लेकिन वो ऐसे भी दिखता है, जैसे ये वही कार्बन है COOH NH2, ये H और ये H, ये भी ग्लाइसिन ही है ना, ये भी ग्लाइसिन ही है, ये भी ग्लाइसिन है। रीजन इज कि इसमें वेज डैश है तो आपको लगता है कि ये अलग होगा, अलग नहीं है, ये कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब वही है, ग्लाइसिन ही है, अमीनो एसिड ही है ग्लाइसिन। तो जरूरी नहीं है ऐसे दिखाया, उसको वैसे भी दिखा सकते हैं, दोनों बातें एक ही है ना, समझ पा रहे हो, दोनों चीजें सेम ही है। अब बढ़ते हैं आगे। तो क्या हुआ, इनकी पोजिशनिंग कोई फिक्स थोड़ी है कि COH ऊपर ही होगा, NH2 इधर ही होगा, इनको हम शफल भी कर सकते हैं कि इसको यहाँ दिखा दें। फिर ऐसा ही क्यों बनाते हो, क्योंकि समझने में आसान होता है, डन। वरना देखो ये कैसे बन सकता है, COOH अगर मैं ऐसे लिखूं, अगर मैं ऐसे लिखती हूँ कि यहाँ NH2, यहाँ H, यहाँ एक कार्बन CH3 और ये H, क्या नेम है इसका, इसको आप कहते हो ल्यूसीन, है ना, इसे आप कहते हो ल्यूसीन, डन। क्या हो गया भाई,
वैलिडिटी बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों के कुछ आ रहे हैं। जून बैच का क्लास कब से स्टार्ट होगा? क्या दिसंबर बैच से जून के लिए प्रिपेयर कर सकती हूँ? कर तो सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब जून का नेक्स्ट बैच जब आता है तो वो थोड़ा अपडेटेड आता है। उसमें क्या होता है कि इस साल का जो पेपर आया उस तरीके से थोड़ा सा पढ़ाने में चेंज होता है, हल्का सा ही होता है, खैर ज़्यादा नहीं होता, बट थोड़ा सा चेंज होता है। क्वेश्चंस भी ऐड होते हैं उस रिसेंट ईयर के, तो ये चेंजेस आते हैं। तो अच्छा तो वही होगा कि आप नेक्स्ट बैच के लिए नेक्स्ट बैच ही लो अगले एग्जाम के लिए, लेकिन आप दिसंबर के साथ भी प्रिपेयर कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। ठीक है, कोई ऐसा लॉस नहीं हो जाएगा आपका। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। तो ये आपके पास में कौन से हो गए? ग्लाइसिन है ना, एलानिन और ल्यूसीन, ये तीनों बातें हो गई। अब इसके बाद में मुझे बनाना है आइसोल्यूसिन, जिसमें बस एक कार्बन ऐड कर दो और आपको बन जाएगा आइसोल्यूसिन। कैसे? कि COOH NH2 हाइड्रोजन CH2 C CH3 CH3 और H, क्या बोलेंगे इसको? आइसोल्यूसिन, है ना। क्या बोलोगे इसको? आइसोल्यूसिन। कुछ बेसिक अमीनो एसिड्स आएंगे जिनके स्ट्रक्चर्स आपको याद होने जरूरी हैं, क्योंकि स्टेटमेंट आ जाता है। आप ये सारे एक बार जब अपन पूरा कर लेंगे ना क्लासिफिकेशन, उसके बाद में मैं बेसिक क्वेश्चन आपसे बना के पूछूंगी कि बताओ किसके लिए क्या करेक्ट है, और उसमें मस्ट है कि आपको स्ट्रक्चर आए। स्ट्रक्चर नहीं आता होगा तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। डन। तो ये कुछ बेसिक है, नोट कर लो, चलते हैं फिर आगे। नोट कर लो आप, फिर चलती हूँ मैं आगे। बढ़े आगे। चलो बढ़ती हूँ आगे। अब मुझे क्लासिफाई करना है आपके बहुत सारे अमीनो एसिड को कि एसिडिक कौन से होते हैं, है ना, बेसिक कौन से होते हैं। तो मैं नेक्स्ट लेती हूँ, लिखिएगा एसिडिक अमीनो एसिड। एसिडिक अमीनो एसिड्स, इसमें कितने लिखे हैं हमने? ये 1 2 3 4 लिखे हैं ना, एक मिसिंग है कोई। एक सेकेंड, अरे इसको करेक्ट करना है, एक सेकेंड। यहाँ आएगा आपके पास में वैलिन, इसको करेक्ट कर लो, वैलिन। इसको लिखो आप ल्यूसिन, 5 आएंगे ना, एक मिसिंग है। और आइसोल्यूसिन एक्चुअली ऐसा बनाना, COOH NH2H, ठीक है। यहाँ लिखना आप CH3H और CH3, इसको लिखिएगा आइसोल्यूसिन। करेक्ट कर लो, सॉरी इसको मैं भूल गई बीच में एक, इसको लिखना आइसोल्यूसिन। डन। ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन और आइसोल्यूसिन। डन। इनको करेक्ट कर लो, ऐसे आएंगे। डन है ना, अभी ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो ये सारे आपके 5 बेसिक अमीनो एसिड्स हो गए। अब इनके अलावा आपको याद करने आसान होंगे, है ना। थोड़ी सी दिक्कत इन्हीं में आती है, जैसे मुझे भी आई, थोड़ी सी दिक्कत इन 3 में ही आती है। ये तो फिर भी बन जाता है। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि ये अकायरल है। डन। ये क्यों बन जाता है? क्योंकि एक CH3 ऐड करना है, एलानिन बोल देते हैं। बाकी इन तीनों में थोड़ा सा कार्बन कार्बन का ही खेल है। तो एक वैलिन है, एक ल्यूसिन है, एक आइसोल्यूसिन है। डन। अब बढ़ते हैं आगे। अब सुनो आप नेक्स्ट, अब आता है एसिडिक अमीनो एसिड, है ना। एसिडिक अमीनो एसिड में आपको पता है कि COH ज्यादा होगा, तो मैंने लिखा COOH, यहाँ लिखा NH2, यहाँ लिखा H, ठीक है, यहाँ लिखा CH2 और लिखा COOH। देखो एक COH ऊपर है, एक COH यहाँ है। डन। देखना आप, दो COH है, तो इसको मैं क्लासिफाई कर रही हूँ एसिडिक अमीनो एसिड, और इसको बोलती हूँ एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक एसिड। जब ये वेज डैश के फॉर्म में बने हुए आते हैं ना, तब समझ नहीं आते ये क्या बनाया हुआ है। ये एक्चुअली है एस्पार्टिक एसिड, और इसी का ही एक भाई है ये वाला COOH NH2H, और 2 कार्बन जोड़ने हैं। इतना पार्ट तो एस्पार्टिक वाला ही है, बस एक कार्बन और जोड़ो और लिखो COOH, है ना। इसका नेम बता सकते हो? हाँ भाई, इसका नेम बता सकता है कोई? एस्पार्टिक के जैसा ही है, एस्पार्टिक का भाई है। बोलो भाई, किसी को याद है?
कोई बायो वाले तो बहुत अच्छे होते हैं इन चीजों में, किसी कोई है क्या बायो बैकग्राउंड से? हो गए आप में से बहुत लोग होंगे, बताना भाई। आप लोग तो बहुत अच्छे होते हो इन चीजों में, आगे से आगे, मतलब अभी तक जब भी मैंने शोध में पढ़ाया है ना, ये बायो वाले आगे से आगे आंसर देते हैं कि ये होगा और वो होगा, है ना। बताओ भाई। ग्लूटामिक एसिड, राइट, सही है ना। ये कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड। ये कौन सा है? ग्लूटामिक एसिड, परफेक्ट है ना। तो ये होता है एस्पार्टिक एसिड और ये है ग्लूटामिक एसिड, डन, सही है, ठीक है। एक है एस्पार्टिक, एक है ग्लूटामिक एसिड, करेक्ट है। बढ़े आगे। अब देखो, अब मैं आपको ये ना याद रखवाने के तरीके समझा रही हूँ कि आप कैसे याद रखोगे। ये तो हो गया। अभी इन्हीं के साथ मैं आपको पता है कौन से वाला पढ़ा रही हूँ, देखो एसिडिक हो गए। अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ कि अमीनो ग्रुप कंटेनिंग, अमीनो ग्रुप कंटेनिंग, अमीनो क्या, सॉरी, अमाइड ग्रुप कंटेनिंग, है ना, अमाइड, अमाइड, जिनको आप अमाइड कहते हो, कंटेनिंग। देखो जैसे कि आपके पास में आए COOH, NH2, H और CONH2, डन। अच्छा, एक आपके पास में आता है, यहाँ लिखना CH2 और फिर CONH2, डन। अच्छा एक बात देखना, अगर यहाँ पे COOH आ जाता तो ये तो एस्पार्टिक एसिड था, अब ये क्या है? NH2, अमाइड है, तो इसको बोलते हैं एस्पार्जिन, एस्पार्जिन, है ना। और दूसरा देखो, COOH कैसे बनाया था पीछे अपन ने? इधर NH2, इधर H, यहाँ एक कार्बन, ये तो इसके जैसा ही है, एक और कार्बन, तो एक और कार्बन और फिर CONH2। अब इसका नेम बता दो, पीछे इसका नेम क्या था? ग्लूटामिक एसिड, अब क्या है ना, ग्लूटामिक एसिड था वो, ठीक है। सामने एक बार लास्ट में पूछ लेना आप, आपके सारे नॉन एकेडमिक डाउट्स के आंसर लास्ट में कर दूंगी एक बार, है ना, पूछ लेना, मैं यहीं रहती हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ भाई, अब इसका नेम बताओ, वो तो एसिड था पीछे, अब ये क्या है? अब ये CONH2, अमाइड ग्रुप है अब इसमें। ग्लूटामिक एसिड से ही तो आया, बट है अमाइड, क्या बोलेंगे इसको? बोलना आप ग्लूटामिन, क्या बोलेंगे इसको? ग्लूटामिन, डन। तो दो याद हो गए, साथ के साथ ही खत्म हो गए, है ना। हमने ये बेसिक, बस इन तीन में दिक्कत आई, ये याद किया, साथ ही साथ ये भी याद कर लिया, इतना हो गया सभी को, साथ साथ याद भी हो गए होंगे शायद, ग्लूटामिक एसिड और ग्लूटामिन, डन है क्या? बोलो भाई, डन है सभी को? चलो आगे। ये हुआ आपका एसिड कंटेनिंग और अमाइड कंटेनिंग। अब मैं आगे चल रही हूँ, अब मैं लिख रही हूँ इसको नेक्स्ट में OH कंटेनिंग, OH कंटेनिंग अमीनो एसिड, OH कंटेनिंग, है ना। अब देखो जैसे COH, ठीक है, यहाँ NH2 है, यहाँ H है, डन। और ये OH है, इसको बेसिक मत कहना, यहाँ पे डाउट आता है कि OH कंटेनिंग को आप लोग बेसिक बोलने लगते हो। बेसिक उसको बोलते हैं जिसमें NH2 पार्ट ज्यादा हो। यहाँ तो ये OH कंटेनिंग है, इसका नाम है सेरिन, है ना, इसका नाम आएगा सेरिन। और इसका एक साथी भी है ना, एक और है इसके जैसा, कि COOH है, NH2 है, H है, ऐसे बनाया, और इधर एक CH3 भी है, इसको कहते हैं थ्रियोनिन, थ्रियोनिन, सेरिन एंड थ्रियोनिन। थोड़े से सिमिलर सिमिलर से नहीं लग रहे आपको? मेरे लिए क्या है, मुश्किल होती है याद रखना, तो मैं क्या रिलेट करके याद रखती हूँ, तभी मुझे याद रहता है। तो इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि सेरिन और थ्रियोनिन दोनों कौन से हैं? OH कंटेनिंग, ये आपको ऐसे याद हो जाएंगे, दोनों के दोनों कैसे हैं? OH कंटेनिंग, डन है क्या? चलो आगे। और बनाना स्ट्रक्चर भी कैसे याद हो रहा है कि इतना पार्ट तो आसान है, COH, NH2 और H, बस कार्बन तक आया और OH इसके लगा दिया ग्रुप, और इधर एक बस कार्बन ऐड कर दिया, खत्म, याद हो गया साथ में कि एक तो है सेरिन और एक है थ्रियोनिन। क्वेश्चन कैसा आता है? क्वेश्चन अगर बहुत आसान आया तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि बताइए इनमें से 4 मॉलिक्यूल्स देके आपसे पूछ ले कि OH कंटेनिंग अमीनो एसिड कौन सा है ना, या कल को ऐसे पूछ ले 4 नाम देके कि एसिडिक अमीनो एसिड कौन सा है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। अभी आप और देखो, आगे अपन पढ़ेंगे बेसिक अमीनो एसिड, फिर पूछ लेता है सबसे बेसिक कौन है, ऐसे। तो ये कुछ सवाल है
जो ग्रुप के स्ट्रक्चर्स होंगे, मतलब इनके स्ट्रक्चर्स होंगे तभी हो सकता है, वरना नहीं। डन है भाई। मतलब ये तो तब के लिए तैयारी हो रही है जब आपके बहुत आसान कोई क्वेश्चन आ गया तो वो छूटे नाम से। बढ़े आगे। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखना, अगला आता है आपके पास में सल्फर कंटेनिंग, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। सल्फर कंटेनिंग जैसे COH, ठीक है, COH, यहाँ आया NH2, यहाँ आया H और यहाँ आया SH, है ना, S की 2 वैलेंसी होती है ना, तो SH। डन। इसको बोलते हैं सिस्टीन, ठीक है। और एक और आता है जैसे कि COOH, यहाँ पे आपके पास में NH2, इधर H, यहाँ CH2, सल्फर और CH3, ये इसको कहते हैं मिथियोनिन। मिथ यूजुअली ऑर्गेनिक में सल्फर के लिए यूज होता है, मिथियोनिन। डन, इसे बोलते हैं मिथियोनिन। डन है। अब आपके पास में कोई भी ये 2 नाम आए, सिस्टीन या मिथियोनिन, तो उन दोनों को आप कहते हो सल्फर कंटेनिंग। एक और होता है इसमें, फिलहाल ध्यान नहीं आ रहा मुझे, कल बताती हूँ। एक और चीज है इसमें जिसमें सल्फर ब्रिज भी प्रेजेंट रहता है, तो सवाल वहां पे बनाया जा सकता है कि 4 मॉलिक्यूल्स देखे कि बताइए इनमें से किसमें सल्फर ब्रिज प्रेजेंट रहता है ना। वो कल लिखवाती हूँ, उसका स्ट्रक्चर मुझे याद नहीं है, बताती हूँ उसको, सल्फर ब्रिज वाले का, ठीक है। एक आता है जिसमें सल्फर ब्रिज होता है। डन, इस पे क्वेश्चन बन सकता है, तो सल्फर पे ही बनता है कि सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। डन है, तो ये कुछ आप नोट कर लो, ठीक है। OH कंटेनिंग हो गया, सल्फर कंटेनिंग हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एरोमेटिक अमीनो एसिड, ठीक है। नेक्स्ट आता है आगे एरोमेटिक, एरोमेटिक अमीनो एसिड, एरोमेटिक अमीनो एसिड। सबसे इजी बताऊं इसमें कौन सा है, देखो सबसे इजी क्या चीज है, सबसे इजी ये है कि COOH बनाओ, आप बताना, ठीक है। NH2 बनाओ और H बनाओ और यहाँ CH3 बना दो। बताओ ये क्या है, ये एरोमेटिक तो नहीं है, बना रही हूँ अभी, बट बताओ ये क्या है, इसका नेम बता सकते हो, ये क्या है। ये आपने आज ही की क्लास में कहीं देखा है, इसका नेम कोई बता सकता है? बोलो भाई, इसका नेम कोई बता सकता है, आज ही की क्लास में आपने पढ़ा है? बोलो जल्दी बोलो। अच्छा ऐसे नहीं पढ़ा होगा तो ऐसे पढ़ा है, बात तो एक ही है। देखो ऐसे पढ़ा है, ऐसे एलानिन, है ना। अरे आज ही क्लास में से शुरू में पढ़ा था। ग्लाइसिन क्या होता है, COH NH2 दोनों साइड में HH होता है, वो कौन था, ग्लाइसिन। डन, एक R आया तो एलानिन था, करेक्ट है। तो अब उसको चाहे मैं यहाँ लिखूं चाहे मैं यहाँ लिखूं, बात तो एक ही है ना, ऐसे लिखूंगी तो भी वही है। तो ये कौन है, क्या ना, एलानिन ना, ये कौन है, एलानिन। डन। अब इस एलानिन के आगे का एक स्टेप बना रही हूँ, देखो। अच्छा रुको, अभी खत्म नहीं हुआ, सॉरी। एलानिन तो एलानिन थोड़ी ना बनाना है, तो बोलेंगे अभी रुको, इसके आगे एक एरोमेटिक रिंग बना दो, ये। अब क्या बोलेंगे इसको, बोलना ये हो गया फिनाइल, फिनाइल रिंग है, और एक्चुअली ये एलानिन है, ये लो, ये हो गया फिनाइल एलानिन। निपट गया एक तो, है ना कोई बर्डन भी नहीं आया ना। ये है एलानिन और फिनाइल रिंग है, तो इसका हो गया फिनाइल एलानिन। डन, बढ़ते आगे, है ना। अब देखो नेक्स्ट में मैंने बोला COH और यहाँ पे आया NH2, ठीक है, H, और ये का यही कॉपी कर दो, तो आपने बना दिया CH2 और ये रिंग, तो ये बन गया एरोमेटिक अमीनो एसिड। अब कुछ तो वेरिएशन करनी है, तो मैंने कहा यहाँ पे बना देते हैं OH, बस ये हो गया टायरोसिन, है ना, ये हो गया टायरोसिन, टायरोसिन ऐसा आता है ना, टायरोसिन। डन। तो ऐसे रिलेट करके ही आप याद रख सकते हो, अगर आपको याद है पहले से तो बढ़िया बात है, नहीं है तो फिर ऐसे चलना, ठीक है, ये बेस्ट है, इजी है ये, क्योंकि चलो अब और क्या करें, और एक काम करते हैं, COOH और एक एरोमेटिक रिंग कनेक्ट कर देती हूँ, जैसे कि NH2 और H, यहाँ पे है CH2। डन। अब मैंने क्या किया, यहाँ से एक हेट्रो हेट्रो मॉलिक्यूलर एक 5 मेंबर रिंग कनेक्ट करी। आप बताओ ये कौन होता है, ये कौन सी रिंग है, हाँ बताओ जरा, ये कौन सी रिंग है, क्या बोलते हैं इसको, हेट्रोमोलिकुलर जो ये आता है कंपाउंड, ये क्या होता है, क्या बोलते हैं इसको, इंडोल, है ना। तो बोलना कि ये
आपकी एक हेट्रोमोलिकुलर हेट्रोसाइक्लिक रिंग कनेक्ट करिए, इंडोल, ये होता है आपका इंडोल रिंग कनेक्ट करिए। इसका नेम क्या है पूरे का, कोई बता सकता है? क्या बोलते हैं इसको पूरे को? बोलो भाई। ये है, अपने को लगाना था एरोमेटिक अमीनो एसिड, तो एरोमेटिक रिंग कनेक्ट करनी थी, तो बिल्कुल वही की वो का वही बना के एलानिन बना के इधर एक 5 मेंबर रिंग कनेक्ट कर दी, ये वाली पायरोल वाली, और उससे कनेक्टेड बेंजीन, तो इसको इंडोल कहते हैं, इंडोल सिस्टम। इंडोल हो गया, एरोमेटिक हो गया, डन। क्या नेम है इसका? किसी को याद है कुछ? ये दोनों कैसे बनाई ये तो समझ में आ गया होगा आपके, एलानिन बना के फिनाइल रिंग, तो नेम आ गया फिनाइल एलानिन, डन। बस एक OH लगा दिया, टायरोसिन, डन। अब वो क्या है? बोलो भाई, वो क्या है? इस पे आपके क्वेश्चन भी आया हुआ है ना, इस पे आपसे सवाल भी पूछा हुआ है, इसमें CSIR में आया हुआ है क्वेश्चन, करवाऊंगी। इसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन, TRYPTO, ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ये कहलाता है ट्रिप्टोफेन, जिसपे क्वेश्चन आया हुआ है CSIR नेट में। कैसे आया था वो बताऊंगी, PH पे आया था, करवाऊंगी अभी क्वेश्चन। इसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन, डन। बढ़े आगे। इसको कहते हैं ट्रिप्टोफेन। चले नेक्स्ट पे। चलो, अब सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी, सबसे इंपॉर्टेंट क्लास आती है, और वो है बेसिक अमीनो एसिड, है ना। सबसे इंपॉर्टेंट आता है अगला, बेसिक अमीनो एसिड, विच इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ से सवाल बनता है। ये है बेसिक, और आखिरी है, बस इतना ही है, बेसिक अमीनो एसिड्स। बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक का मतलब NH2 ग्रुप ज्यादा होंगे, COOH, NH2H, CH2, ये क्या है? एलानिन। अब इसके आगे मैंने 4 लगा दिए ये, और यहाँ से NH2 कनेक्ट कर दिया, दो NH2 ग्रुप आए, इसको बोलते हो आप लाइसिन, है ना, इसे बोलते हो आप लाइसिन। लाइसिन काफी काम की चीज है, मतलब इससे इसका नाम लेके काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं, यह लाइसिन, है ना, क्लियर रखना है इसको। चलो एक और समझना, अगर COOH, NH2H, CH2 होल थ्राइस, डन। यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ कार्बन, यहाँ NH2, ये NH है, डबल बॉन्ड NH2, इस पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, डन। इस तरीके से मैंने कनेक्ट किया। वैलेंसीज देख लेना पूरी, है ना। हाँ, इसको आप बोलते हो, अच्छा इसको, हाँ एक और बात सुनना, इसको आप बोलते हो आर्जिनिन, आर्जिनिन। और ये सबसे बेसिक अमीनो एसिड है, उसका रीजन पता दिख ही रहा है आपको, इसके पास में बहुत सारे नाइट्रोजन है ना, आपको दिख रहा है कि 1 2 3, और यहाँ पे भी है 4, 4 नाइट्रोजन होने की वजह से ये काफी ज्यादा बेसिक कहलाता है। अब कोई पूछेगा तो ये थोड़ी बोलेंगे 4 नाइट्रोजन होने की वजह से, है ना। इसका यूनिट का नाम है, इस यूनिट का नाम है गुआनिडिन यूनिट। और इससे सवाल पूछ लेते हैं कि आर्जिनिन इज मोस्ट बेसिक अमीनो एसिड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, तो 4 ऑप्शन मिलते हैं, हिस्टाडिन यूनिट, है ना, और पता नहीं कौन कौन सी, इंडोल यूनिट, तो उसमें से आपको आंसर देना होता है कि बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ गुआनिडिन यूनिट, तो इसका यूनिट का नेम है गुआनिडिन यूनिट, है ना। इस गुआनिडिन यूनिट की वजह से, इसके होने की वजह से ये मोस्ट बेसिक है, क्योंकि ये होगा तो 3 नाइट्रोजन तो पार्ट यहीं पे आ गए, एक टॉप पे है, जिसकी वजह से सबसे ज्यादा बेसिक कहलाता है। तो बोलना है इट इज मोस्ट बेसिक ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुआनिडिन यूनिट, डन है। चलते हैं आगे। अब बस इसका आखिरी बचता है, और वो ये वाला आता है, कौन सा? हिस्टाडिन, कि COOH, यहाँ NH2, यहाँ H, डन है ना, यहाँ CH2, और इसको कनेक्ट कर दो आप, यहाँ नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन, और ऐसे यहाँ बॉन्ड, और यहाँ बॉन्ड, ये लोन पेयर, ये एरोमेटिक भी है, लेकिन एरोमेटिक की क्लास में नहीं, इसको हम कैटेगरी में रखते हैं बेसिक, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत सारे हैं, 1 2 और 3, तो इसे हम बोलते हैं हिस्टाडिन यूनिट, है ना, मतलब ये कहलाता है हिस्टाडिन, बाइनऑर्गेनिक में भी आता है ना। और ये भी कौन सी कैटेगरी में है? बेसिक अमीनो एसिड। आर्जिनिन भी बेसिक में है, और लाइसिन भी बेसिक में है,
लेकिन सबसे बेसिक कौन है? आर्जिनिन, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ गुआनिडीन यूनिट। डन। बढ़े आगे। अच्छा, ऐसे सवाल बन सकता है कि हिस्टाडिन में कौन सी यूनिट प्रेजेंस है ना, कौन सी यूनिट प्रेजेंट है यहाँ पे? ये क्यों बेसिक है? बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ, मोस्ट बेसिक नहीं है लेकिन बेसिक ही क्यों है? तो कहना बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल यूनिट, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इमिडाजोल यूनिट। ये जो हेट्रो पार्ट लगा हुआ है ना, इसमें दो नाइट्रोजन है, जिसकी वजह से ये बेसिक है, मोस्ट बेसिक नहीं है ना? ये मोस्ट बेसिक है आर्जिनिन, ये मोस्ट बेसिक है। डन है। तो ये था आपका कुछ क्लासिफिकेशन, जो आप सारे देख लो, सब क्लियर है आपको, कौन कौन कहाँ पे कैसे कैसे आए। सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी ग्लाइसिन से, ग्लाइसिन, एलानिन, वेलिन, ल्यूसिन, आइसोल्यूसिन। डन। इसके बाद में स्टार्ट हुए एसिडिक अमीनो एसिड, एस्पार्टिक और ग्लूटामिक। डन। फिर आए बेसिक ये अमाइड वाले, दैट इज उन्हीं से लिंक्ड है, एस्पार्जिनोन और ये ग्लूटामिन। डन। इसके बाद में आया OH कंटेनिंग, उसका सल्फर कंटेनिंग, एक तो मिथियोनिन, सिस्टीन और थ्रियोनिन और सेरिन। डन है ना? फिर आपके पास में आए ये वाले एरोमेटिक वाले, ये भी साथ के साथ याद हो गए। एक तो है फिनाइल एलानिन, टायरोसिन और इंडोल कंटेनिंग यूनिट ट्रिप्टोफेन। डन। इसको भी क्लियर करना, कौन सी में है ये? एरोमेटिक में। डन। और कौन सा आया नेक्स्ट आपके पास में? बेसिक आई। बस इतना ही पढ़ा है अभी तक हम लोगों ने, और ये क्लासिफिकेशन आपके दिमाग में होना चाहिए। सभी को यहाँ तक क्लियर है? चले आगे, बोलो भाई। यहाँ तक डन है आपको? नेक्स्ट पे चलें। चलो, अब एक दो क्वेश्चन आपसे ऐसे रैंडमली पूछ रही हूँ आपके जस्ट मेमोरी चेक के लिए। ये बताना है आपको, दी अमीनो एसिड containing OH ग्रुप। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट ट्रिप्टोफेन, ठीक है, ऑप्शन सेकंड लाइसिन, ऑप्शन थर्ड एस्पार्जिन, ऑप्शन फोर्थ टायरोसिन, ऑप्शन फिफ्थ एस्पार्टिक एसिड। जस्ट अ मेमोरी चेक कि कितना आपको ध्यान है अभी तक। अमीनो एसिड कंटेनिंग OH ग्रुप है ना, कर लोगे ना भाई? सिंपल सी बात है। OH ग्रुप कंटेनिंग कौन कौन है? तो कहना ट्रिप्टोफेन तो नहीं है ना? इसमें तो एक हेट्रो रिंग थी, ये तो कहाँ से होगा, खत्म है। एरोमेटिक की कैटेगरी में था ये, है ना, ये एरोमेटिक में था। डन है। लाइसिन बेसिक कैटेगरी में था, लेकिन बेसिक का ये मतलब नहीं है कि OH, बेसिक का मतलब है कि NH2 ग्रुप ज्यादा हो, तो ये भी नहीं है। एस्पार्जिन तो अमाइड में था, है ना, इसको लिख देते हैं, अमाइड में था, तो ये वैसे ही नहीं है। डन, ये नहीं है। टायरोसिन सही है, क्योंकि हमें याद नहीं है, वही होगा, है ना। और कौन है? एस्पार्टिक एसिड, क्योंकि ये तो नाम से एसिड है कि COOH होगा। डन, तो ये भी नहीं है। करेक्ट कौन सा है? टायरोसिन। जो कैसे बना था? कहना फिनाइल एलानिन हमने बनाया था ऐसे, ये फिनाइल एलानिन बना था, और बस चेंज करने के लिए यहाँ OH लगा दिया था ना। इतनी आसानी से तुम्हें याद हो सकता है और कहीं, है ना। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मैं अभी ऐसे ही ध्यान रखती हूँ जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ। डन, बढ़ते हैं आगे। चलो, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो क्या है, अब आपका अगला टॉपिक आता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट, जो यहाँ से काम की चीज है। आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट, आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ये क्या चीज होती है? आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को हम लोग PI से डिनोट करते हैं, PI, है ना। इसका मतलब क्या है? देखो, जरूरी नहीं है कि हर बार अमीनो एसिड में एक ही COH हो और एक ही NH2 हो, ये ऑलवेज नेसेसरी नहीं है। हो सकता है COH बहुत सारे हो और NH2 एक ही हो। तो हम बोलते हैं वो कौन सा पॉइंट है ना, वो ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पे COOH और NH2 वाली कंसेंट्रेशन या ग्रुप्स एक दूसरे को बैलेंस कर जाए। देखो कैसे, समझाती हूँ। इसको आप न्यूट्रल pH पॉइंट कहते हैं, है ना, इसे आप कहते हो न्यूट्रल pH पॉइंट है ये न्यूट्रल pH पॉइंट है। देखो कैसे समझना,
जैसे मैं आपसे बोलूँ कि अगर COOH है और ये कुछ भी ले लेते हैं अपन, या चलो तरीके से ले लेते हैं, ये COH है, यहाँ H है, यहाँ CH3 है और ये NH2 है, डन। अगर मैंने आपको बोला कि इसका एक सोल्यूशन बनाया है pH 3 में, बताओ ये कैसे एक्ट करेगा इस पर्टिकुलर के लिए। एलानिन हुआ ये, डन। एलानिन के लिए pH 3 पे एक सोल्यूशन है जिसमें हम इसको लेके मिक्स करके एक ओवरऑल सोल्यूशन बना रहे हैं, करेक्ट है, एक सॉल्वेंट है ऐसे बोलते हैं, उसमें हम इसको लेके एक सोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं। तो आपसे सवाल ये है कि जब ये सोल्यूशन में जाएगा जिसका pH 3 होगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, बताओ इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा। तो हम बोलेंगे क्योंकि सोल्यूशन का pH या सॉल्वेंट का pH 3 है, क्योंकि आपका सॉल्वेंट एसिडिक है, तो ये बेस की तरह एक्ट करेगा। इट मीन्स ये कैसा दिखेगा, कहना ये ऐसा दिखेगा, NH3+, डन है ना। ये कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, डन है। फिर हम आगे बढ़े, हमने कहा जब इसकी pH 5 हुई, ये कैसा दिखेगा, बोलना pH 5 हुई, जिसका मतलब है कि स्टिल थोड़ा सा इसकी एसिडिटी कम हुई है ना। जैसे इसकी थोड़ी सी एसिडिटी कम हुई तो इसने जो NH3+ बना हुआ था ना, एक H+ इसने हटा दिया। क्यों हटा दिया समझना, कि भाई ये बोल रहा है कि भाई जब सोल्यूशन एसिडिक था तो मैं बेस की तरह एक्ट किया, ओके। जब सोल्यूशन थोड़ा सा बेसिक होने लगा, मैं ये क्यों एक्सेप्ट करूंगा, नहीं, है ना। इट मीन्स बोलना कि ये हो सकता है NH2 की तरह दिखे, डन, और ये H की तरह दिखे, डन। फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़े, फिर हमने कहा pH 11 हो गया। अब क्या है, pH 11 हो गया मतलब सोल्यूशन बेसिक हो गया, तो ये खुद कैसा दिखेगा, एसिड की तरह। तो कहना CH3 यहाँ पे एसिड की तरह दिखेगा और ये ऐसा हो जाएगा, ये सॉरी NH2 और H हो जाएगा, डन। अब ये बिल्कुल वो स्टेट है जब इसने बेस की तरह एक्ट किया, ये बिल्कुल वो स्टेट है जब ये एसिड की तरह एक्ट कर रहा है, डन। और कोई बीच की स्टेट ऐसी आ रही है जिसमें न्यूट्रल है, कि जितना एसिड उतना बेस, दोनों ही ग्रुप्स यहीं प्रेजेंट है, समझ रहे हो। अब वो चाहे अपनी आयनिक फॉर्म में ही क्यों ना हो, लेकिन ऐसा है कि न्यूट्रल एक्ट कर रहा है, ना ही एसिड ना ही बेस, डन। तो क्या वो pH 7 ही होगी, क्या वो pH 7 नहीं, वो तो pH 5 है, समझ रहे हो। इट मीन्स न्यूट्रल pH पॉइंट हमें ढूंढना होता है, ये वो पर्टिकुलर पॉइंट है जो आपका अमीनो एसिड एकदम न्यूट्रल एक्ट करेगा, ना एसिड की तरह ना बेस की तरह। अब वो 7 भी हो सकती है, 7 के आसपास भी हो सकती है। न्यूट्रल pH से हमें लगता है 7, लेकिन नॉट ऑलवेज 7, क्योंकि डिपेंड करता है कि अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हुए, समझना, अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा हुए तो न्यूट्रल pH जरा नीचे लाई करेगा, है ना। अगर बेसिक ग्रुप ज्यादा हुए तो न्यूट्रल pH न्यूट्रलाइज करने के लिए, समझो देखो, एसिड को बेस कैंसिल आउट करता है, एसिड को बेस काटता है, डन। अगर मैं आपको ये बोल रही हूँ दो COH ग्रुप प्रेजेंट है इसमें, एक मॉलिक्यूल में, और न्यूट्रल pH हम लोग ढूंढ रहे हैं, तो कैसे समझाएंगे कि न्यूट्रल करने के लिए pH जरा लो हो जाएगी, है ना। इन दोनों के इफेक्ट से, ओवरऑल इफेक्ट से न्यूट्रल pH जरा पीछे मिलेगी। अगर NH2 पार्ट ज्यादा है तो बोलना न्यूट्रल pH जरा आगे मिलेगी। इट मींस इट इज नॉट ऑलवेज फिक्स्ड एज 7, डिपेंड करता है ग्रुप कौन से प्रेजेंट है। तभी हम बोलते हैं कि कभी भी किसी आपके पास में ये अमीनो एसिड्स प्रेजेंट हो, न्यूट्रल pH जिसको PI कहते हो, अगर वो निकालना है तो जो भी दो सिमिलर ग्रुप्स हैं उनसे निकलेगा। और अंदाजा कैसे लग जाएगा कि अगर एसिडिक ग्रुप ज्यादा है तो न्यूट्रल pH छोटी होगी 7 से, मतलब लाई करेगी लोअर नंबर्स में। अगर NH2 पार्ट ज्यादा है तो हायर नंबर्स में लाई करेगी, डन। अब इसको आप समझोगे कैसे, कि जो भी सिमिलर ग्रुप्स हैं, सिमिलर ग्रुप्स मतलब जैसे COH ज्यादा है तो उनको कह रहे हैं सिमिलर ग्रुप्स। जो भी सिमिलर ग्रुप्स हैं उनके pKa वैल्यूज आपको दी होती है, उनका pKa ऐड कर दो, है ना, उनके pKa ऐड कर दो, ठीक है, ऐड कर दो और उसका एवरेज ले लो। एवरेज लेने का मतलब यही है कि pH जरा लो लाई करेगी तो उनका एवरेज वैल्यू आएगा, डन। तो हम बोलते हैं PI निकालने का तरीका है जो भी दो सिमिलर ग्रुप हैं उनके pKa ले लो, ऐड कर लो और उसका आधा कर दो, एवरेज निकाल लो, समझ गए। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे ये बात समझ में आए। तो देखो क्वेश्चन आए हुए भी हैं इस पे आपके, ऐसे पूछते हैं आपसे, ऐसे पूछते हैं कि मान लीजिए COOH है, NH2 है, H है, और ये तो वो बना दिया, लाइसिन ही बना दिया कि CH2 होल 4 और NH2 ये बना दिया लाइसिन। और आपसे क्या पूछ रहे हैं कि इस लाइसिन में इसका pKa वैल्यू मान लो कितना दिया हुआ है आपको, एक सेकेंड, ये वैल्यू गिवन नहीं है क्या, इसका pKa वैल्यू हायर ही होता है वैसे 9.68, मान लो इसका pKa
आपके पास में आ रहा है 9.32 और आपसे बोल रहे हैं कि और इसका पीके वैल्यू है 3.54। आपको बोल रहे हैं कि बताओ पीआई क्या होगा, व्हाट विल बी द पीआई, कैसे करोगे? बोलो भाई जल्दी से, कैसे करोगे? पीआई कैसे निकालेंगे? तो पीआई के लिए सीधी बात मैंने अभी आपको समझाई है, जो भी सिमिलर ग्रुप्स हैं उनके पीके वैल्यूज लो और उसको आधा कर दो, एवरेज कर दो। इट मीन सिमिलर ग्रुप कौन से आपके पास में? NH2 और कहाँ है NH2। सिमिलर ग्रुप मतलब मोर इन अमाउंट, COH तो एक ही है। इट मीन्स NH2 वाले के पीके ले लो, तो पीके फर्स्ट और वो दूसरा वाला पीके, और दोनों को हाफ कर रहे हैं। इट मीन्स 9.68 और ये कौन है 9.32 और इनका हाफ वैल्यू, तो ये आपको पीआई मिल जाएगा। डन। इस तरीके से हमें सवाल करने होते हैं, समझ गए ना? इन दोनों का सम करके एवरेज ले लोगे तो आपको न्यूट्रल पीएच पॉइंट मिल जाएगा, दैट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट कहते हैं इसको, पीआई कहलाता है आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। और आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट होता क्या है? तो कहना ये वो पॉइंट है जो कार्बोहाइड्रेट का, सॉरी इसका अमीनो एसिड का न्यूट्रल पीएच पॉइंट है। तो कहना आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट मतलब न्यूट्रल पीएच पॉइंट, न्यूट्रल पीएच पॉइंट ऑफ अमीनो एसिड। समझ गए? अब वो 7 भी हो सकता है और 7 से ऊपर नीचे भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन कितने कौन से ग्रुप मोर इन अमाउंट प्रेजेंट है। अब इसका न्यूट्रल पीएच आपको 9.5 मिल रहा है, रीजन क्या है कि बेसिक ग्रुप की वजह से वो ज्यादा थे, तो न्यूट्रल पीएच 7 से बढ़कर है। डन। अगर ये एसिडिक पार्ट ज्यादा होते तो न्यूट्रल पीएच लोअर होता। समझ गए? एक और क्वेश्चन करते हैं, आप बताना क्या होगा। एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि मैच द फॉलोइंग, ये आपका PYQ है, मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, आपको मैच करना है कि क्या करेक्ट है। ठीक है, देखो ऑप्शंस हैं, पहला ऐसे स्ट्रक्चर दे रखा है कि NH2 कार्बन COOH, ये H है और ये CH3 है। डन। एक स्ट्रक्चर और है कि NH2 CH2 होल ट्वाइस CH COOH और इधर भी है COOH। ठीक है, तीसरा स्ट्रक्चर बनाया हुआ है कि NH2 CH2 होल 4 C NH2, यहाँ पे भी है NH2 और इधर है COOH। ठीक है, कुछ वैल्यूज दी हुई हैं आपको कि पीआई वैल्यू से आपको मैच करना है, कौन सी पीआई वैल्यू किसके लिए सही है, न्यूट्रल पीएच पॉइंट किसका है। देखो एक वैल्यू है 9.1, एक वैल्यू है 6.5 और एक वैल्यू है 2.3। मैं ऑप्शंस बताती हूँ आपको। पहला ऑप्शन है फर्स्ट कि ए का थर्ड है, बी का सेकंड है और सी का फर्स्ट है। ठीक है, दूसरा है कि ए का सेकंड है, बी का थर्ड है और सी का फर्स्ट है। डन। थर्ड आता है कि ए का फर्स्ट है, बी का थर्ड और सी का सेकंड है। और लास्ट ऑप्शन है कि ए का फर्स्ट, बी का थर्ड और सी का सेकंड है। बताओ क्या सही है? ये लास्ट वाला सेम हो गया क्या? लास्ट वाला सेम हो गया ना ऑप्शन। इसको आप इंटरचेंज कर लो, एक सेकेंड, इसको कर लो आप बी का सेकंड और सी का थर्ड, इसको कर लो बी का थर्ड और सी का सेकंड। अब बताओ आप क्या करेक्ट है। आपको मैच करना है और फिर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि क्या सही ऑप्शन बैठ रहा है यहाँ से इनमें से। ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये आया हुआ है पीआई वैल्यूज।
बोलो कौन सा सही है। आराम से आप आइडिया लगा सकते थे ना, डाउट आना ही नहीं चाहिए। देखो कैसे आराम से आप कर सकते थे। रीजन ये है कि ग्रुप कौन से है ना, उससे मैं आइडिया लगा सकती हूँ। अब मेरे को कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि कैलकुलेशन करनी होती तो आप डेटा दो, है ना। अगर कैलकुलेशन ही करवानी है तो पीके का डेटा देना चाहिए था, पीके का डेटा ही नहीं है। अब कैसे करेंगे, आईडीए से, कि हमें पता है ये वाले में जितना सीओएच पार्ट है उतना ही NH2 पार्ट है, तो न्यूट्रल हो रहा है ये मामला, डन। अब देखो एक बात समझ लो, आप इधर आओ, एक बात सुनो। देखो जैसे एक न्यूट्रल अमीनो एसिड लेते हैं, ये वाला कि CH3 एलानिन लेते हैं, ठीक है। इसका जो पीके होता है ना, ये 9 के लगभग होता है, 9.6, 9.5, 9.3 समवॉट कुछ होता है, ठीक है। इसका जो पीके होता है ना इस ग्रुप का, ये होता है 3 पॉइंट समथिंग के, 3.6 समथिंग, ठीक है। तो जब इनका एवरेज वैल्यू लिया जाएगा ना, जैसे अपन बोलते हैं ना कि न्यूट्रल 7 होता है, वो न्यूट्रल अपनी पीएच स्केल होती है, वो न्यूट्रल अपनी पीएच स्केल होती है। इनका पीएच न्यूट्रल 7 नहीं होता, हो भी सकता है और हो नहीं भी। देखो कैसे, मे और मे नॉट भी वाला है। अगर इनका एक नॉर्मल एवरेज सी चीज है तो अपन क्या बोलते हैं, सिमिलर ग्रुप। अब सिमिलर ग्रुप तो है ही नहीं, समझ रहे हो। तो न्यूट्रल पीएच कहाँ लाई करेगी, कहीं मिड में, है ना। और रफली क्या बोल सकते हैं, 9 और इसके 3 के बीच की वैल्यू की एवरेज लूंगी तो कितना हो गया, 6 के लगभग होगा, ठीक है। तो 6 या ऑलमोस्ट 7, है ना, 6.5 या समवॉट होगा, डन। अब देखो वैसे ही बात यहाँ पे आती है कि ये न्यूट्रल सा है, डन, कि जितना COH पार्ट है उतना ही NH2 पार्ट है, क्लियर है। इसमें क्या है, COH वाला पार्ट ज्यादा है, और क्योंकि आपको पता है कि COH वाले पार्ट का 3 होता है, 3 और 3 का सम करूंगी, 2 COH ग्रुप होंगे तो इनका एवरेज लूंगी मैं सिमिलर ग्रुप का, 3 + 3 अपॉन 2, 6/2, 3 के लगभग आएगा। इट मीन्स न्यूट्रल पीएच लोअर वैल्यू पे लाई कर रहा है। तो मुझे समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा देखने की नीड नहीं है, एसिडिक पार्ट ज्यादा है तो न्यूट्रल पीएच लोअर वैल्यूज पे जाएगा, 2.3 या 3 तक जाएगा, तो ये इसका करेक्ट है, डन। ये न्यूट्रल हो गया। ये क्या है, अमीनो ग्रुप ज्यादा है इसमें, ये NH2 ग्रुप, सॉरी NH2 ग्रुप ज्यादा है। NH2 ग्रुप का 9 के लगभग होता है, हायर होता है, बेसिक है ना ये, डन। हायर वैल्यूज होती हैं। इनका एवरेज लोगे आप तो कितना आएगा, 9 के लगभग आएगा। जैसे 2 ग्रुप भी मान ले, 9 और 9 18/2, तो 9 के लगभग आएगा। इट मीन समझ में आ रहा है कि इनका बेसिक जो जाएगा, मतलब जो पीआई जाएगा वो हायर वैल्यू पे जाएगा। इसको बोलते हैं बेसिक पीआई। ये बेसिक पीआई, एसिडिक पीआई, न्यूट्रल पीआई, समझे। तो ये वाला कौन है, न्यूट्रल पीआई, समझ गए। ऐसे आंसर देना था, कुछ करना ही नहीं है, रफ आइडिया बताना है। तो कौन सा सही आप मैच कर लो। इसका न्यूट्रल है ना, बी वाला है, ये ए का बी कहाँ है, ये ए का सेकंड वाला पूरा, और इसका कौन सा है, ये वाला बी का थर्ड वाला, डन। कौन सा दिख रहा है, ये दिख रहा है, सेकंड सही है, समझ गए। फर्स्ट क्यों कर रहे थे आप लोग, सेकंड सही है, समझ गए कैसे करना है। सभी को क्लियर हुआ, चलो आगे। ये अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, एक और कराती हूँ, वो भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखो एक सवाल और है। सवाल ऐसे आता है कि अगर एस्पार्टिक एसिड को इन शॉर्ट ऐसे लिखते हैं, है ना। एक ये है LYS दैट इज लाइसिन, एक CYS सिस्टीन, और एक है VAL दैट इज वेलिन। ये सारे हैं, है ना। ऑर्डर ऑफ PI क्या होगा, इनका ऑर्डर ऑफ PI क्या है। ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन कि सेकंड वाला ज्यादा होगा फर्स्ट से, देन थर्ड से, देन फोर्थ से। फिर आता है फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर फर्स्ट, और फोर्थ है सेकंड, फिर फोर्थ, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट। बताओ क्या सही है। इनका न्यूट्रल पीएच का ऑर्डर क्या होगा। अब स्ट्रक्चर नहीं आते किसी को तो वो कुछ नहीं कर सकता, है ना। कि एस्पार्टिक, लाइसिन, सिस्टीन और वेलिन, अगर ये सारी चीजें हैं तो इनका न्यूट्रल पीआई का कंपैरिजन कैसे होगा, किसका ज्यादा होगा। ये भी अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए स्ट्रक्चर जरूरी है। अगर स्ट्रक्चर नहीं आता तो बताओ इसको करें कैसे। ऑल्दो सीधा सीधा स्ट्रक्चर तुमसे कोई नहीं पूछता कि स्ट्रक्चर बना दो, सब्जेक्टिव पेपर ही नहीं है। स्ट्रक्चर कौन सा ठीक है ऐसे भी नहीं पूछते, ऐसे पूछते हैं थोड़ा सा।
बोलो भाई। क्या करेक्ट है, कैसे करेंगे? कुछ लोग बोल रहे हैं सेकंड। सेकंड, ये तो लास्ट वाला ही आंसर है शायद आपके। एक सेकंड रुको, मैं रिफ्रेश कर लूँ इसको। आंसर क्या बात है, आ नहीं रहा क्या आप लोगों का? क्या दिक्कत हुई, समझ नहीं आया? इसमें क्या परेशानी आ गई? ऑर्डर ऑफ पी आई। अब अगर इसको इतना स्पेसिफिक होके पूछना होता तो ये पी के की वैल्यूज देता, स्ट्रक्चर्स देता। इसको ऐसे नहीं पूछना। फिर इसका मतलब क्या है कि हमें आइडिया से आंसर देना है। भाई आंसर तो बहुत जल्दी आना चाहिए था, कैसे नहीं आया? देखो हमें पता है कि एस्पार्टिक तो एसिड है, एसिड है तो इसमें COH ग्रुप ज्यादा है, पता है ना आपको। इसका मतलब है कि इसका न्यूट्रल पीआई काफी लोअर रेंज में एग्जिस्ट करेगा, कि 2 या 3 ऐसे एग्जिस्ट करेगा। डन है। दूसरा क्या है? लाइसिन है। लाइसिन आपको पता है कि बेसिक है। बेसिक होने का मतलब है कि इसमें NH2 ग्रुप बहुत सारे हैं, तो इसका जो पीआई है, न्यूट्रल पीआई, न्यूट्रल पीएच, वो 9 के लगभग लाई करेगा। डन। मुझे पता है सिस्टीन। सिस्टीन कौन है? सिस्टीन क्या होता था? मतलब सिस्टीन में सल्फर होते हैं, है ना, और सल्फर एक तरीके से एसिडिक ही होता है। डन। तो ये तो एसिडिक है, सल्फर एसिडिक ही तो होता है। डन। सल्फर को ट्रीट करते हैं एसिडिक, तो न्यूट्रल पीआई भी इसका कम ही होगा। और एक है वैलिन। वैलिन में तो मेरे को स्ट्रक्चर याद नहीं आ रहा, लेकिन इतना पता है कि जितना COH होता है उतना ही NH2 होता है, बराबर इन अमाउंट। तो इसका 6, 5 या 7 के लगभग लाई करेगा न्यूट्रल पीआई। कर लिया हम लोगों ने। कैसे? तो बोलेंगे देखो मैम सॉर्टेड ये है कि ये सबसे ज्यादा होगा। अरे ये उसी तरीके से है जैसे पीएच स्केल नहीं होती क्या, जो बेसिक है उसका पीआई ज्यादा है, जो एसिडिक है उसका पीआई कम है, सीधी बात है ना। तो फिर इसका सबसे ज्यादा है लाइसिन का, सेकंड वाले का सबसे ज्यादा, सेकंड वाले का सबसे ज्यादा। 2 ऑप्शन गए। अब क्या है? अब बोलना इसका न्यूट्रल है कहीं बीच में, है ना। इन दोनों का कम है, ये एसिडिक है, दोनों का कम है। अब हम कंफ्यूजन यही है कि इनका क्या करना है, दोनों का, इसका और इसका। एसिडिक ये भी है, एसिडिक वो भी है, लेकिन जो नाम से ही एसिड आ रहा है वो तो सबसे ही कम होगा ना। नहीं, जो नाम से एसिड है एस्पार्टिक एसिड, वो तो सबसे ही लोअर वैल्यू होगी। टिक कर दिया। ये फोर्थ वाले को बोल रहे हैं सबसे लोअर। फोर्थ वाला कौन है? वैलिन। बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फोर्थ में तो वैलिन है, वैलिन तो न्यूट्रल है, वो तो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल सबसे पीछे थोड़ी ना होगा, एसिडिक होगा। इट मीन्स फर्स्ट सही है, ये फोर्थ सही है। मतलब फर्स्ट सबसे पीछे, फोर्थ नंबर वाला न्यूट्रल वाला बीच में, ये न्यूट्रल है, ये बीच में, ये खतरनाक एसिडिक है पीआई सबसे पीछे, ये सल्फर वाला है, सल्फर भी एसिड होता है इसलिए पीछे है, और ये बेसिक है इसलिए आगे है। समझ गए क्या? आराम से कर लेंगे, कोई डिफिकल्टी थी इसमें? कुछ भी नहीं थी, हो जाएगा। कैसे किया, समझ आया? तब आप बताओ क्या इंपॉर्टेंस रखता है? इंपॉर्टेंस एक बात रखती है कि कैलकुलेशन पूछेगा सीधा सीधा तो कैलकुलेशन ऐसे होगी, ऐसे डायरेक्ट कैलकुलेशन पीआई कैलकुलेट करो तो आपको पीके वैल्यूज देगा वो सिमिलर ग्रुप की, जोड़ के एवरेज निकाल देना। ठीक है। अगर ऐसे नहीं पूछ रहा तो कंपैरिजन पूछता है। ये भी एक्चुअली कंपैरिजन ही नहीं, ये सॉरी, ये भी एक्चुअली कंपैरिजन ही है, लेकिन आइडिया तो होना चाहिए ना, कौन एसिडिक है, कौन बेसिक है, कौन न्यूट्रल है। ये नहीं पता तो कुछ नहीं हो सकता। इसलिए स्ट्रक्चर्स की इंपॉर्टेंस है, समझे? स्ट्रक्चर्स इसलिए इंपॉर्टेंट है, बाकी नहीं है ना। डायरेक्टली तो कोई नहीं पूछेगा, ऐसे पूछेगा। डन है। चलो बढ़ते हैं आगे। ये सारा पार्ट हुआ खत्म। अब इसके ना कुछ छोटी मोटी रिएक्शंस आती है अमीनो एसिड्स की, बट वो इतनी फ्रीक्वेंटली कभी नहीं पूछी जाती, तो इसलिए वो इतनी खास नहीं है ना। मैं आगे बढ़ रही हूँ टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक। अमीनो एसिड इतना ही है कि इनका क्लासिफिकेशन और ये कुछ कैलकुलेशन। डन, कंपेरिजन। अब आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट विच इज कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। अगला समझते हैं कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स में देखो, कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर्स भी कहते हैं, बचपन से आप पढ़ रहे हो, है ना, इनको शुगर कहते हैं। डन, शुगर मॉलिक्यूल्स ही तो हैं ये। बट कार्बोहाइड्रेट या शुगर 2 टाइप के होते हैं मेजर मेजर। एक होता है एल्डोस, एल्डोस शुगर, और एक होती है कीटोस शुगर, है ना, कीटोस शुगर। एल्डोस का मतलब क्या है कि इनमें एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट होगा, कीटोस का मतलब क्या है कि इनमें कीटोन ग्रुप प्रेजेंट होगा। डन, बस यही बात है। फिर एल्डिहाइड के बेसिस पे आप इसको और क्लासिफाई कर देते हो कि एल्डिहाइड का एक एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लूकोज वाला, है ना, ग्लूकोज है। और ये कीटोस का एग्जाम्पल कौन सा है सबसे बेस्ट, जो बहुत ही नोन है, वो है फ्रक्टोज। डन, फ्रक्टोज। अब फ्रक्टोज का अपने आप में बुक्स में बहुत बड़ा क्लासिफिकेशन दे रखा है। इसका भी पूरा क्लासिफिकेशन बनता है ग्लूकोज फैमिली का, मतलब एल्डोज फैमिली का। कीटोज फैमिली का क्लासिफिकेशन भी गिवन है, ब्रूस नेम से बुक है,
है ना, जिससे मैं इस चैप्टर के लिए पढ़ती हूँ या फॉलो करती हूँ, तो उसमें ना अपने आप में इसका भी फ्रक्टोज का सॉरी कीटोज का क्लासिफिकेशन दे रखा है, लेकिन उस पर सवाल कभी नहीं आया, तो इतना ना आप याद भी नहीं रख पाओगे, तो है ना, इतना इसके लिए वैसे भी नहीं पढ़ना कि इसका क्लासिफिकेशन हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे एल्डोज का, दैट इज ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो उसका मेंबर है, ग्लूकोज का क्लासिफिकेशन नहीं है, एल्डोज का एक मेंबर आता है ग्लूकोज, डन। तो हम ऐसे बोलना बेटर है कि हम एल्डोज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। मैं सोच रही हूँ अभी स्टार्ट किया तो थोड़ा लंबा जाएगा, मैं इसको आज इतनी रखना की सोच रही हूँ क्लास, इसको अगली में स्टार्ट करती हूँ। तो आज थोड़ी छोटी क्लास सही, अगले में स्टार्ट करेंगे अच्छे तरीके से कि इनका क्लासिफिकेशन, दैट इज एल्डोज का क्लासिफिकेशन, है ना। इसमें सारे आ जाते हैं फिर कि कौन कौन से हैं, उनके स्ट्रक्चर पे भी क्वेश्चन है, और वो बहुत आसान है, आपसे हो जाएंगे। फिर उनकी रिएक्शंस आती हैं, उन पे भी सवाल है, इनके ऑक्सीडेशन पे भी पीवाईक्यू बना हुआ है, रिडक्शन पे भी पीवाईक्यू है, मतलब जो आप पढ़ रहे हो वो श्योर है ना, उसमें से कुछ आया तो कर लेंगे, क्या आएगा वो श्योर नहीं है, समझ पाए, क्योंकि चैप्टर थोड़ा अजीब है, ठीक है। तो इसके जो फिक्स फैक्ट बेस्ड चीजें हैं वो आसान है, वो आप कर लोगे, वो अपन कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो वहां पे पढ़ रहे होंगे हम एल्डोज का क्लासिफिकेशन, फिर कुछ रिएक्शंस और कुछ बातें, है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी आप कुछ बात करना चाहो, कुछ बताना चाहो तो बता सकते हो। कार्बोहाइड्रेट का क्लासिफिकेशन और कहानी कल स्टार्ट करूंगी मैं, आज के लिए इतना ही। बताओ भाई, अब आप लोग ये बताओ कि कितने लोगों ने ये सिलेक्शन दिमाग में सोच लिया कि वो एग्जाम में कौन सी चीज को अटेम्प्ट करेंगे और किसको छोड़ने वाले हैं। मतलब आप ये फिक्स हो चुके हो गया कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है, ये सिलेक्ट कर लिया आपने। पढ़ते टाइम तो सारा ही पढ़ा होगा, मतलब रिवाइज करते टाइम किसको पढ़ना है और किस चीज को बिल्कुल छोड़ के जाना है। कितने मार्क्स का आता है चैप्टर, ये चैप्टर आता है सेक्शन सी में, इसके 1 या 2 क्वेश्चन आए तो 8 मार्क्स सीधे, कम ही है इसका स्कोर, आप मान लो 4, 6 या 8 मार्क्स मैक्सिमम, 8 भी ज्यादा ही हो गया, 4 और 6 मार्क्स, ठीक है। मुझे बताओ, तैयारी आपने, देखो तैयारी तो ठीक है, आप हर कोई पढ़ता है, लेकिन एग्जाम क्लियर करने के लिए एक बहुत बड़ी बात है, ट्रिक है, एक की है, और वो है उसकी स्ट्रेटेजी। जिसके पास में है, भले ही एक स्टूडेंट पूरे पूरे टाइम पढ़ ले, है ना, और एक स्टूडेंट जो लास्ट में थोड़ा बहुत जागा है, अवेयर हुआ है, वो ज्यादा खतरनाक है। पता है क्यों? क्योंकि जो अवेयर है कि उसको पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है, जिसको पता है कि मुझे क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है, वो खतरनाक है भाई, है ना, वो कर जाएगा। क्योंकि पढ़ते पढ़ते रहने से भी आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आप ये फिक्स करो कि आपको क्या पढ़ना है, आप पेपर कैसे दोगे, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, उन 3 घंटों को कैसे यूटिलाइज करना है। वो 3 घंटे अच्छे से यूटिलाइज नहीं हुए ना, तो हमारा पूरा टाइम बैठना वेस्ट होगा। इट मीन्स उसका यूटिलाइजेशन की प्लानिंग करो, वो पार्ट ऑफ प्रिपरेशन है और वो इम्पोर्टेंट है, उस पर लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन ये बातें मैं आपको बता रही हूँ, और अभी बता रही हूँ सही टाइम पे, जब आप एग्जाम से पहले हो। मैं आपको बोलूंगी कि पढ़ने से ही कुछ नहीं होगा, आप एग्जाम को जाके कैसे सॉल्व करोगे, उसकी प्लानिंग भी इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हो। इस पे हम अक्सर बात नहीं कर पाते क्योंकि हम अपने सिलेबस से फ्री नहीं हो पाते, है ना। आज थोड़ा सा फ्री हुई इसलिए बात कर रही हूँ, ऐसा कि आप इसकी भी प्लानिंग करो कि आप हाउ यू विल बी यूटिलाइजिंग योर टाइम। एग्जाम में जाके 3 घंटे आपके कैसे मैनेज होंगे, अगर नहीं हुए ना मैनेज, तो इसी चीज के लिए आपको 6 महीने और वेट करना पड़ेगा कि अगला एग्जाम आ जाए। लोग क्या सोचते हैं बताए, मैंने टाइम ज्यादा वेस्ट कर दिया, अगली बार मैं अच्छे से अटेम्प्ट दूंगा। इट मीन्स पढ़ तो तुमने सब लिया, पढ़ाई मैटर ही नहीं कर रही, वहां तुम्हारा पेपर कैसे अटेम्प्ट कर रहे हो ये मैटर कर रहा है। 3 घंटे का यूटिलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दे लो इस बात पे, जरूरी है, ठीक है। जैसे फिक्स होना चाहिए, और ये कब पता चलेगा, जब आप टेस्ट वगैरह दोगे, आप टेस्ट दिया करो, है ना। टेस्ट से आपको ये पता चलेगा, जो फुल लेंथ टेस्ट होते हैं, है ना, जो पेपर के पैटर्न पे ही होते हैं, आपको उनसे पता चलेगा कि पेपर ऐसा आएगा, इसमें मुझे 1 घंटा फिक्स करना है सेक्शन सी के लिए, तो उसके लिए ही करना है। और शुरू के 5-10 मिनट में सबसे पहले मुझे क्या करना है, 5-5 मिनट का भी हिसाब है हमारे पास में, कैसे कि शुरू के 5 से 10 मिनट्स सिर्फ क्वेश्चंस को सेलेक्ट करना है, मार्क्स और रिव्यू करना है कि भाई ये वो क्वेश्चंस है जो मैं करने वाली हूँ, डन। पहले उनको सेलेक्ट करके अलग कर दिया, अब मैं बस उन्हीं को देखूंगी, क्योंकि क्वेश्चन तो 60 मिलेंगे, अब सारों को टाइम लगा दिया तो गया टाइम। तो पहले ही रिव्यू करके आपने रख लिया कि मेरे को यही क्वेश्चंस देखने हैं, तो थोड़े से एक्स्ट्रा रखा करो ना, 25 करने तो 30 लेके आओ, ताकि कभी पता चले देख के लगा था ये हो जाएगा, पता चले हो ही नहीं रहा, तो ऑप्शन तो वो कुछ और आपने देख के रखे हुए हैं। तो ये काम आप पहले कर लो। हर बार बोलती हूँ, फिर बोल रही हूँ कि ये स्ट्रेटेजी मैटर करती है। जो आप जब पेपर दोगे ना, जिनको मॉक टेस्ट कहते हैं ना, कि पेपर की तरह पे ही बना हुआ
आपका रफ टेस्ट, तो आप उसको दो ताकि आपको आइडिया लगेगा कि हाँ भाई पेपर में 1 घंटा डिवोटेड है सेक्शन सी के लिए, बचा हुआ 1.5 घंटा डिवोटेड है इसके लिए, और आधा घंटा ऑलवेज रखना है ए के लिए। ए को आप मुफ्त के मार्क्स मानो। मैंने जब पेपर दिया था मैंने ए को देखा ही नहीं था, मतलब समय ही नहीं मिला मुझे, है ना, तो मैंने सिर्फ पूरा टाइम केमिस्ट्री पे लगा दिया, लेकिन मुझे देना चाहिए था, मतलब मुझे फील होता है, आपको भी बता रही हूँ, कभी कभी उसमें से सवाल बहुत आसान होते हैं, आप 10 मिनट 15 मिनट या आधा घंटा है तो बचा के रखो कि ए को भी आप कर पाओ सॉल्व, उससे फ्री के मार्क्स मिल रहे हैं। जो तुम केमिस्ट्री से पढ़ के बी में मार्क्स निकालोगे 2 मार्क्स, वही 2 मार्क्स वहां मिल जाएंगे। वही छोटा मोटा क्वेश्चन सॉल्व करना होगा, एक इक्वेशन वाला, 2 मार्क्स मिल गए, तो वहां से भी सेम ही मार्क्स आ रहे हैं भाई, उसको हल्के में मत लो, ठीक है, रैंक बढ़ाने में वो काम आते हैं, तो उस पर भी आप ध्यान देना, है ना। 1 सेकेंड, 1 मिनट। अच्छा आपके इतने कमेंट आ गए क्या, मुझे दिखा ही नहीं, 1 सेकेंड रुको, क्या बोल रहे हैं ये, थर्मोडायनेमिक्स से क्वेश्चंस नहीं होते हैं, प्रैक्टिस करते हैं फिर भी नहीं होते हैं। एक बार थ्योरी को अच्छे से पढ़ो, हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लासेस एग्जाम तक नहीं रहेंगी क्या, रहनी चाहिए वैसे तो, वैलिडिटी जब तक होती है तब तक रहता है आपका क्लासेस। ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के भरोसे है मैम, फिजिकल में दिक्कत आती है, क्वेश्चन फॉर्मूला याद नहीं रहते, बिल्कुल भूल जाते हैं। बार बार पढ़ो भाई, बार बार पढ़ो, बार बार पढ़ो, जितनी बार पढ़ सको, जितनी बार पढ़ सको ना आप उतनी बार पढ़ो। रिवीजन का तो ये सीन है, जितनी बार रिकॉर्डिंग, जितनी बार आप वो देख पाओ, रिवाइज कर पाओ, उतना जरूरी है। रिकॉर्डेड क्लासेस भी डिलीट हो जाएंगी, देखो जितना मैं जानती हूँ उतना यही होता है कि वैलिडिटी तक आपकी रिकॉर्डेड क्लासेस, लाइव तो नहीं होंगी ना, रिकॉर्डेड, तो रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह सब कुछ वैलिड रहता है अप टू वैलिडिटी। तो जब तक वैलिडिटी है तब तक आपके पास में सारी क्लासेस का एक्सेस होगा, ऐसा होता है, ठीक है, ये चीज होती है। तो अब वैलिडिटी कब तक है, आप लोग बता रहे थे 31 दिसंबर तक है, ये है ना, ये डिपेंड करता है, जैसे शोध है, शोध प्रो है तो वो अलग है ना, उसकी वैलिडिटी शायद एक्सटेंडेड होगी, चेक करो एक बार, तो आप कौन से बैच के हो उसकी वैलिडिटी आप चेक करो एक बार। थर्टी फर्स्ट तक वैलिडिटी है, उसके बाद एग्जाम तक फिर, जैसे शोध प्रो वालों की वैलिडिटी आगे तक है शायद। जून के लिए कोई न्यू बैच स्टार्ट होगा क्या, हाँ हाँ ऑब्वियसली होगा, अरे भाई जून के लिए क्यों नहीं होगा, है ना। तुम जून के लिए कह रहे हो, अभी तुम्हारा बैच पूरा होगा ना, उसके जस्ट बाद ही जून के लिए आ जाएगा, पेपर हो ना हो बैच आपका जून से उससे पहले ही आ जाएगा, तो बैच तो आ जाता है, ऐसे कोई इशू नहीं है। शोध प्रो की जून तक है, हाँ ऐसा होता है कि शोध प्रो में क्या है, लंबा एक्सेस मिलता है, और शोध में दिसंबर तक ही होता है कि अप टू योर एग्जाम, या कुछ डेट फिक्स होती है कि दिसंबर को मान के मिली है तो दिसंबर तक, हो सकता है वैलिडिटी एक्सटेंड कर जाए कि जब तक एग्जाम नहीं हो रहा तब तक, है ना, ये डिपेंड करता है। ऑर्गेनिक बच रहा है पूरा पूरा, नहीं भाई करो, प्लीज करो, खैर अब तो बहुत कम टाइम है, बट जितना भी कर लो उतना भी करो, कंप्लीट छोड़ के जाने से तो नुकसान है। शोध प्रो का जून तक है, हाँ डन। शोध का दिसंबर तक है, सही है। हो सकता है ऐसा होता है कि मान लो दिसंबर में पेपर नहीं हुआ, जनवरी में हुआ, तो आपकी वैलिडिटी एक्सटेंड भी हो जाती है, और ये हम लोग नहीं डिसाइड करते कि हायर मैनेजमेंट डिसाइड करता है, ठीक है। और कुछ जून का सोच के मत बैठो भाई, जिसके भी दिमाग में ये है कि जून का पेपर दे लेंगे, गलत है ना, ऐसे तो आप फिर बढ़ाते ही रहोगे, जून में चल जाओगे, फिर आप बोलोगे मैं दिसंबर का पेपर दे दूंगी, इसको निपटाओ, खत्म करो। आप ये टारगेट लो, अच्छा होगा बुरा होगा पेपर में दिसंबर का ही दूंगी बस। जब तुम्हारे ये सेट हो जाएगा ना दिमाग में, ये बहुत जरूरी है, जब आपके दिमाग में सेट हो गया तो आपके एफर्ट्स वैसे ही लगेंगे कि भाई एक ही एक चांस है, यही मिलेगी, तब हम अच्छे से कर लेते हैं काम। आपने ये सोच लिया ना हल्का सा भी किसी कोने पे कि हाँ अगला जून वाला देना है, आपका ये वाला होना ही नहीं है फिर। रुचि ये थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे चलेगा, शोध प्रो का सिलेबस खत्म होने के बाद में रिपीट क्लासेस चलेंगी, नहीं लाइव क्लासेस तो फिर नहीं चलती हैं, देखते हैं फिर क्या रहता है अभी। ऑर्गेनिक में केरुथ्रस और क्लेडन के क्वेश्चंस इनफ है, बहुत इनफ है, लेकिन जो बैच ओरिएंटेड चल रहा है ना वो इनफ है, क्योंकि ऐसे तो केरुथ्रस क्लेडन के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, और उन्हीं के अकॉर्डिंग, बुक्स के अकॉर्डिंग ही आपकी क्लास में पढ़ाया जाता है,
तो जो आपके बैच में चल रहा है वो मोर देन इनफ है, आप उसे फॉलो करो। क्योंकि जब हम खुद से पढ़ने जाएंगे तो कैरोथेरस क्लेडन हम फॉलो करेंगे ना, 6 महीने कट जाएंगे। इसलिए जो बैच में पढ़ा रहे हैं वो ओरिएंटेड ही पढ़ा रहे हैं, आप उससे फॉलो कर लो। रिवीजन का तरीका बता दो। रिवीजन का तरीका है शॉर्ट नोट्स, बस खत्म। रिवीजन का तरीका है शॉर्ट नोट्स, जो आपने पढ़ लिया, आपके पास में नोट्स हैं, पूरे ओरिएंटेड नोट्स हैं, बस उन्हें ही आपको पढ़ना है। और जो आपको फील आए, जैसे सपोज करो मैं ओएमसी को रिवाइज कर रही हूँ, मेरे पास शॉर्ट नोट्स हैं, आपको ये बोले शॉर्ट नोट्स ही नहीं है ना, तो फिर जो भी तुम्हारे नोट्स हैं 3 बार 2 बार तुमने पढ़ लिया होगा, डन। तुम्हें थोड़ा थोड़ा याद आने लग गया होगा कि हाँ ये वाली चीज यहाँ लिखी होती है, ये वाली चीज यहाँ लिखी होती है, सेट हो जाता है इतना। तो आप अपने फुल फ्लेज नोट से भी रिवाइज कर रहे हो ना, तो आपने रिवाइज किया, आपने फटाफट पेजेस को टर्न किया। अब इसके साथ साथ कुछ काम और भी करना है रिवाइज करते वक्त। एक तो आप कॉपी, ये सॉरी पेंसिल या पेन जो भी है वो लेके बैठो। जैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पे एक रिएक्शन आ रही है, आपने देख ली, देखना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसको एक बार के लिए ऐसे करके उससे खुद से लिखो। ये पेन चलना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके साथ साथ ये अश्योर होता है कि आप यहीं पे बैठे हो, आप कहीं, आपका दिमाग हवा में नहीं है, समझ रहे हो। इसलिए जब आप पढ़ते हो, पढ़ते टाइम आप पेंसिल लेके और एक रफ कॉपी लेके बैठा करो, उस चीज को आप लिखा भी करो, ताकि वो वहीं की वहीं दिमाग में छप जाए। डन। उसके बाद जैसे ओएमसी मैंने पूरा रिवाइज कर लिया, अब क्या करूं, तब मैं रैंडमली पीवाईक्यूज उठाऊंगी, कोई सा भी, है ना, जो मुझे अच्छा लग रहा है कि मेरे से हो रहा है क्या, मुझे कंसेप्ट याद आ रहा है, बोले हाँ 3-4 क्वेश्चन मैंने कर लिए, तो मुझे कॉन्फिडेंस आ गया, फील आ गया कि हाँ मेरा चैप्टर हो गया रिवाइज। ऐसे करना है, सारे चैप्टर्स पे यही एप्लीकेबल है। पढ़ लो सारी थ्योरी, सारे नोट्स रिवाइज, उसके बाद में रैंडम क्वेश्चंस, बस। थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट ऐसे कर लोगे तो आपके दिमाग में फिक्स बैठ जाएगा। डे वाइज आप बना लो कि आज के डे पे मुझे ये पढ़ना है, ऐसे ऐसे रिवाइज करना है, उसी अकॉर्डिंग फॉलो करो। कि आज मैं ना क्वांटम केमिस्ट्री रिवाइज करूंगी, जब मैं क्वांटम पढ़ूंगी तो टाइम लग जाएगा, बीच में बोर भी हो जाएंगे, तो ठीक है 2 घंटे इसको पढ़ लेंगे, फिर ब्रेक देंगे, कोई लाइव क्लास या कोई पीछे बैकलॉग चल रहा है तो उसको निपटा लेंगे, फिर वापस क्वांटम पे आएंगे, ऐसे। तो आप अपने दिमाग को बेस्ट जानते हो, आप कैसे इंसान हो। जैसे पढ़ते टाइम मैं आपको मेरी बात बताती हूँ, मैं वो इंसान थी, मतलब जब मैं पढ़ती थी, नेट के लिए तैयारी करती थी, तब मेरे से क्या होता था ना, मैं ऐसे नहीं कर सकती भाई कि क्वांटम पढ़ा छोड़ दिया मैं कुछ और पढ़ने लग गई, नहीं नहीं, पहले मैं पूरा क्वांटम ही खत्म करूंगी, तभी मैं कहीं और जा सकती हूँ। मेरे साथ दिक्कत ये थी, तो मैं क्या करती थी, मुझे टाइम बहुत लग जाता था कि मैं एक ही पे ही उसी को पढ़ रही हूँ, जब तक वो खत्म नहीं हो रहा कुछ और शुरू ही नहीं हुआ। पता चला आज क्वांटम पढ़ते पढ़ते हो गया पूरा, अगले दिन भी वही उठा लिया। क्यों? क्योंकि जब तक वो पूरा नहीं होता मैं आगे नहीं जा पाती थी, तो मेरे 1-2 दिन लगते थे, लेकिन वो डन होता था तब तब फिर मेरी लिस्ट में टिक होता था कि आज ये चैप्टर हो गया, फिर मैं आगे बढ़ती थी कि कोई अगला उठा लिया, ऐसे, समझे। तो ऐसे रैंडमली आपको 2 से 3 बार रिवाइज करना ही पड़ेगा। ऐसा आप खुद टेस्ट कर लो, आपका रिवीजन ऐसा है क्या कि आपको याद रहने लग गया हो कि अच्छा इस पेज पे ना टॉप पे वो डिसोसिएटिव रिएक्शन या एसोसिएटिव मैकेनिज्म कुछ समझाया हुआ है, आपको ऐसे याद है कि हाँ इस पेज पे ना मैंने ये चीज लिखी थी कि यहाँ पे वो वाली रिएक्शन लिखी हुई है, ऐसे कुछ याद हो रहा है आपको? अगर हो रहा है तो आप बढ़िया रिवाइज कर रहे हो, मतलब आपका रिवीजन अच्छा चल रहा है, ये निशानी है उसकी। पीवाईक्यूज करते हैं तो अगर सपोज 20 क्वेश्चंस किए, उसमें से 12-13 राइट होते हैं, बाकी कैसे कवर करें? देखो सुप्रिया, मैं आपको ऑनेस्ट बात बताती हूँ, जब मैंने क्वेश्चन किए, मेरे पास 60 क्वेश्चन है, 20-20-20 के सेट लगाए मैंने, डन। 20 क्वेश्चन उठाए, मेरे से 12 ही हुए जो खुद से हो गए, ठीक है। बाकी बचे 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन में क्या करना पड़ा पता है? क्वेश्चन किया, हुआ ही नहीं, समझ नहीं आया, मेरे को लगा डी है, पता चला ए है, अरे। तो फिर घबराना नहीं होता, उसमें क्या होता है कि कोई बात नहीं ना, नहीं आया, सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन देखा आपने, आपके पास है तो बढ़िया है, नहीं तो उसको ढूंढो। आपने सर्च किया, सोल्यूशन ये, अच्छा ऐसे है, कोई पॉइंट नया मिला, पता चलो कुछ भी मिल गया कि अच्छा सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन ये रिएजेंट है जो ऐसे काम करता है, आपने जाके नोट्स में ऐड कर लिया। मेरे तो यही होता था, मैं नोट्स में ऐड कर लेती थी कि नेक्स्ट टाइम के लिए रिवाइज होगा ये, तो सिलिकॉन जो है वो ऐसे वर्क करता है, इसका ये भी यूज है, उसको ऐड कर लिया। कोई बात नहीं, क्वेश्चन नहीं हुआ, क्या हो गया, उसका सोल्यूशन से सीख लो, और फिर वो 20 के 20 क्वेश्चन बोल दो कि मेरी साइड से कवर हो गए, बस आगे बढ़ जाओ, ऐसे। ये चीज होती है, ऐसे घबराना नहीं होता कि भाई मेरे से तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, नहीं होंगे, क्या हो गया, सीख तो लो उससे। अब जो आपने सीखा है ना, अगली बार आपसे हो जाएगा। क्वेश्चंस की भी लिमिटेशन है, एग्जामिनर कितने क्वेश्चंस बनाएगा सोचो, तो वो उन्हीं उन्हीं में घुमाता है कभी कभी। तो आपका कंसेप्ट आपने सीख लिया, लिख लिया, वो रिवाइज भी हो जाएगा, टेंशन नॉट, इतनी टेंशन नहीं लेते। बस फिर जब मैं वो 8 क्वेश्चन ऐसे सर्च करके कर दूंगी तो बोलूंगी हाँ मेरे 20 क्वेश्चन हो गए, करे तो मैंने ही है ना, दिमाग तो मैंने ही लगाया है, मेहनत करी है, बस ऐसे, समझ गए।
आज भी जब हम लोग पढ़ते हैं ना, कोई सारे क्वेश्चन हमसे थोड़ी हो जाते हैं, नहीं होते, ढूंढते हैं हम लोग भी, सर्च करते हैं, बुक्स में ढूंढते हैं, कहीं भी दुनिया जहान का सोल्यूशन ढूंढते हैं, फिर अच्छा ये ऐसे था, फिर सीख लेते हैं, है ना। कोई भाई जन्म से थोड़ी सीख के आया है, हर कोई लर्न ही कर रहा है, और लर्न करके हम लोग आपको सिखाते हैं वो चीज, समझ रहे हो। तो एवरीवन इज लर्निंग, वी आर लर्नर्स, आप भी लर्नर हो, हम भी लर्नर है। तो हमें करना क्या है, बस सीखना है, और फिर उसको अपने अच्छे गुड फेथ में लेना है कि ठीक है ये मेरा हो गया है, इतना मुझे आता है अब, ऐसे, ठीक है। तो लो नहीं फील होना, बस उस समय समझना है कि सीख लिया। चलो, ये जर्नी ऐसे ही चलती है भाई, परेशान नहीं होना होता, सीखते ही रहते हैं अपन। लेकिन अपना टारगेट फिक्स रखना कि एक ही डेडलाइन है दिसंबर, चाहे कोर्स हो चाहे कोर्स ना हो चाहे कुछ भी हो, मेरे पास एक ही अटेम्प्ट है, इसके बाद नहीं दूंगी मैं। बस जब आपके दिमाग में ये सेट हो जाएगा तो आप टेंशन बर्डन फ्री फील करोगे, सोचोगे एक ही एफर्ट है, उसमें जी जान लगा लेती हूँ। जिसने ये सोच लिया ना कि जून भी देना है, वो अभी भी नहीं पढ़ेगा, क्यों, फिर से यही सब जून में पढ़ना है। वो जून में भी नहीं पढ़ेगा, क्यों, अभी तो दिसंबर में पढ़ के आया हूँ, समझ रहे हो, वो कहीं का नहीं है। इसलिए जिसने ये सोच लिया अभी ही पढ़ना है, मैं अगला नहीं देने वाली, तो वो अभी जी जान लगा देगा और उसका हो भी जाएगा, समझ गए। चलो, अब बहुत सारी बातें हो गई आज, है ना, फिर कुछ बाकी बचाते हैं कल के लिए, कल मिलेंगे आपसे, इस टॉपिक को कवर करेंगे आगे। टिल देन प्लीज बी कॉन्फिडेंट, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।